हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्यपुस्तक लोक भारती से पाठ 7, जिसका नाम है खुला आकाश, और इसके लेखक है कुंवर नारायण। देखो, खुला आकाश पाठ के साथ लिखा है पूरक पठन, और मैंने इसके पहले भी पूरक पठन के बारे में आपको कहा है कि पूरक पठन का पाठ आया तो आपको इसके शब्दार्थ शब्द संपदा की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और स्वमत का एक प्रश्न, 4 अंकों का प्रश्न आता है, 2 छोटे प्रश्न और 2 स्वमत के प्रश्न। इस प्रकार ही पढ़ाई करनी है, तो ज़्यादा शब्दार्थ वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे हम पहले कवि लेखक का परिचय। लेखक, इनका जन्म 1927 फैजाबाद में हुआ और मृत्यु 2017 में लखनऊ में हुई। परिचय। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियाँ: चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और गद्य संबंधी क्या जानकारी दी है? प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। यह एक डायरी विधा है, यानी देखो, जैसे नया साल शुरू होता है, 1 जनवरी आने लगती है, तो हम भी कुछ ना कुछ तो तय कर लेते हैं कि नए साल में क्या करेंगे हम। तो बहुत सारे लोग यही ज़्यादातर करते हैं कि अब मैं 1 जनवरी से अपनी दैनंदिनी लिखूंगा। दैनंदिनी लिखना यानी क्या होता है कि उस दिन 1 जनवरी के दिन हर डायरी रात को लिखी जाती है, तो दिन भर में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और उसका हम पर क्या असर हुआ, हमें क्या लगा, इसके बारे में जानकारी लिखना। ऐसे ही दैनंदिनी डायरी लिखी है लेखक ने, और उसके ही कुछ तारीखों की, दिनांकों की जानकारी हमें दी है, और तब उनको क्या लगा था यह उन्होंने लिखा है। हम एक एक उनकी डायरी का पन्ना पढ़ते जाएंगे। अंदर की दुनिया, इसमें क्या लिखा है हम पहले पढ़ेंगे। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है। तो स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया, देखो, कौन सा भी अगर निर्णय लेना है तो हम 4 लोगों को पूछते हैं, ऐसा करूँ क्या, ऐसा करूँ क्या, लेकिन अपने मन को पूछते हैं, जो अपनी अंदर की दुनिया है, अपने मन को पूछते हैं कि क्या सही है, करूँ या ना करूँ। वैसे तो लेखक ने यहाँ अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बारे में कहा। बाहर की दुनिया तो हमारे बस की नहीं है, जो जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता है, किसी पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन अंदर की दुनिया जो हमारी है, जो हमारे मन के अंदर रहने वाली, उस पर तो हमारा पूरा कंट्रोल रहता है। हम जितना चाहे उससे विकसित कर सकते हैं, और इसीलिए तो कहा है लेखक ने कि बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ,
हो सकता है। कई बातें ऐसी है कि जो बाहर की दुनिया में नामुमकिन है वो हमारी दुनिया में मुमकिन हो जाती है, हम उसे सफल बना देते हैं इस प्रकार। और जाते जाते उन्होंने ये भी कहा है कि स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, यानी अपने लिए ही अंदर की दुनिया नहीं है, निस्वार्थी दृष्टि से दुनिया के लिए भी अंदर की दुनिया होती है, अंदर की दुनिया होती है। जो अंदर की दुनिया हम बाहर के लोगों के लिए भी उसमें से कुछ निर्णय बहुत अच्छे ले सकते हैं, कुछ विचार हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए स्वार्थ के लिए ही अंदर की दुनिया नहीं है, तो निस्वार्थ के लिए भी अंदर की दुनिया है। यह हो गया दिनांक 10 मार्च 1998 का उनका डायरी का पन्ना था। अगला पन्ना हम देखेंगे, मकान पर मकान। देखो बच्चों, जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। यानी लेखक कह रहे हैं कि जिस गली में मैं आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, यानी देखो आसमान तो हर जगह है लेकिन वह दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? तो उसके कारण नीचे दिए लेखक ने। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न पेड़ लगाने की गुंजाइश भी है। यानी वह गली ऐसी संकरी गली है कि उस गली में ना ऊपर देखा तो आसमान दिखाई देता है, ना नीचे एक आध पेड़ है, और अगर किसी ने सोचा कि पेड़ लगाऊं तो पेड़ लगाने के लिए जगह भी नहीं है, पेड़ लगाने की गुंजाइश भी नहीं है, यानी सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ पेड़ लगा सकते हैं। मकान ही मकान है और सिर्फ मकान और मकान ही है। इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं, यानी इतने मकान है कि मकान पर मकान, मकान पर मकान, और सिर्फ मकान मकान और मकान ही दिखते हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। और वो कहते हैं कि ऐसी संकरी गली और उसमें फंस गए हम और बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। संकर यानी अरुंद, यानी बीच दो मकानों के बीच से जो रास्ता जाता है वो एकदम संकर, एकदम अरुंद होगा, और हम ऐसी में फंस गए हैं और बाहर निकलने का रास्ता ही हमें मालूम नहीं है। और क्या लेकर कहते मकान पर मकान के लिए, जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी वो तंग गली दिखाई देती है। यानी मैं जिस मकान में रहता हूँ उससे मैंने बाहर झांका, बाहर का मतलब ही नहीं है क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, सिर्फ मकान दिखाई देते हैं, और इधर उधर थोड़ा देखा तो एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। गंदी यानी गंदगी से भरी हुई और तंग यानी संकरी गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है, यहाँ कभी कभी चिड़िया दिखती है, लेकिन कहाँ? लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं, क्योंकि वहाँ पेड़ भी नहीं है तो पेड़ों पर बैठी हुई चिड़िया नहीं दिखेगी। आसमान दिखता नहीं तो आसमान में उड़ने वाली चिड़िया नहीं होगी, तो कौन सी चिड़िया दिखाई देती है वहाँ? तो बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, बिजली या यानी बिजली के तार पर या टेलीफोन के तार पर बैठी हुई मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। वह बातचीत करती हुई चिव 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 आवाज़ करती हुई नहीं दिखाई देती, या घरों के अंदर घोंसले बनाती हुई भी नहीं दिखाई देती। यह चिड़िया इस प्रकार की है। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, क्योंकि पता है ना आजकल प्लास्टिक और रबर के खिलौने भी ऐसे आते हैं कि जो सचमुच की चिड़िया जैसी आवाज़ निकालते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं वो आवाज़ नहीं निकाल रही है, घोंसले बनाने का जो उनका नैसर्गिक कार्य है वो भी नहीं कर रही है, तो उन्हें लगता है कि वह चिड़िया प्लास्टिक की या रबड़ की बनी खिलौने जैसी है। शायद ही इधर उधर फुदक सकते हैं हो या चूं चूं की आवाज़ निकाल सकते हो, यानी रबड़ की या प्लास्टिक की चिड़िया जैसे फुदकना यानी एक ही जगह पर बार बार कूदना, ऐसा कूदना, अथवा चूं चूं की आवाज़ निकाल सकते हैं।
मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। यानी मैं ऐसी गली में रहता हूँ। कौन सी गली में? जहाँ मकान बहुत बड़ी भीड़ में है और बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे हुए हैं, आसमान उलझा हुआ है जो दिखाई नहीं देता है, हरियाली का अभाव है और ऐसे मोहल्ले से बाहर निकालने की मैं भारी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आगे जाकर कहते हैं लेकर कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अब उनकी मजबूरी होगी ऐसी गली में रहने की। इसके लिए वह पन्ना यहाँ खत्म हुआ है डायरी का 10 मार्च 1998। दोनों, पहला और दूसरा दोनों एक ही दिन के हैं। तीसरा डायरी का पन्ना हम देखेंगे, सही साहित्य। सही साहित्य के बारे में लेखक क्या कहते देखेंगे। 8 अगस्त 1998 की ये डायरी का पन्ना है। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आँख से नहीं। संपूर्ण या सही साहित्य उसे कहते हैं जिसे हम दोनों आँख से देखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी घटना हम देखें उसका एक अंग नहीं देखना है हमें, तो चारों अंग देखकर उसके बारे में सोचना है, वह सही साहित्य है। कहने का मतलब ये है कि हमारी सोच कभी भी एक की ओर नहीं होनी चाहिए, तो सभी अंगों की पढ़ाई कर, सभी अंगों को देखकर हम सोचें, यह सही साहित्य है। अगला देखेंगे हम, जाने खुद को। जाने खुद को का परिचय पन्ना देखेंगे डायरी का हम। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच ना आए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ कर रखते हैं, यानी दम्भ कर रखते हैं, यानी अधिकार प्राप्त करते हैं। जैसे कि देखो, और ये बात सत्य है, हमेशा हम इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये बोला, उसने ये बोला, यह सोचते रहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि जाने खुद को जानना चाहिए। कभी हमने खुद को जाना है, वो खुद को जानने की ज़रूरत है। और लेखक कहते हैं कि जब चुपचाप एक जगह पर बैठ जाओ और कोशिश करो कि खुद को जानने की, तब दूसरे को या सबको कभी नहीं लेना कि दूसरे ने ऐसा कहा, सब ने ऐसा देखा। नहीं, हमने क्या देखा, हमने क्या सोचा, हमने क्या किया, इसके बारे में सोचते रहेंगे तो लेखक कहते हैं हम स्वयं को क्या है, यानी हम स्वयं क्या है वह जानेंगे। और जो दूसरों के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ जानने का अधिकार मानते रहते हैं, वह खुद के बारे में भी जानेंगे तो अच्छी बात है। आगे जाकर इसी में कर लेखक कहते हैं दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिससे प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलन ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। और जब खुद को जानेंगे तो एक काम करना है कि हमेशा हम दूसरों के बारे में शक करते हैं अथवा गलत सोचते हैं, तो यह सोचना बंद करो। लेखक कहते हैं दूसरों के बारे में यही सोच समझ रखो जो खुद के बारे में होती है। अगर ऐसा किया तो जरूर हम दूसरों को अपने से ज़्यादा अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरों का अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। लेखक कहते हैं अगर हम खुद को जानें और दूसरों के साथ इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो हम कभी दूसरों को नकारात्मक दृष्टि से, इसने ऐसा इसलिए ही किया होगा,
मेरा बुरा ही चाहता होगा। ये जो नकारात्मक बातें हैं वो उसको हमारे पास जगह ही नहीं होगी। हम उनको अच्छे भाव से देखेंगे, अच्छा जान पाएंगे। कब? जब पहले खुद को हम पहचान पाएंगे। अगला देखेंगे, सिर्फ मनुष्य होते हैं। देखो कहाँ कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में भी कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। यानी लेखक कहते हैं कि देखो कुछ लोग, हम कहते हैं ना उसमें तो राक्षस बसा हुआ है, अरे ये तो खरगोश जैसा ही है, डरता है, सहमा सा रहता है। यानी उसके व्यवहार से उस व्यक्ति में, उस आदमी में कौन सा जानवर या प्राणी भरा है वह हम कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्राणी होते हैं? बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह प्रकार के प्राणी व्यक्तियों में, आदमियों में बसाए रहते हैं। अथवा कुछ ऐसे भी होते हैं कि गाय, बकरी, भेड़, तितली ऐसे भी प्राणी या पशु रहते हैं। अगला देखेंगे हम पन्ना। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, यानी बाघ होने चाहिए, मानव होना चाहिए। बाघ में कोई जो समझ लो एक आध बाघ ऐसा है, बाघ यानी शूरवीर, बाघ यानी शूरवीर होता है जो हमेशा वीरता दिखाता रहता है। लेकिन जैसे सामान्य लोगों में एक आदमी में शेर बसा हुआ रहता है, वैसे बाघ में अगर समझ लो कि भेड़ी बसाए बैठी है तो वह जरूर डरेगा, सहमेगा। लेकिन लेखक कहते हैं ऐसा क्यों है? बाघ होना चाहिए, मानव होना चाहिए, गाय होनी चाहिए। एक दूसरे के अंदर झांकने की जरूरत क्या है? जैसे सारी गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। उसमें मनुष्य यानी मानवता के गुण ही उसमें भरे रहने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। यही उसकी विशेषता है। यह डायरी का पन्ना है 7 अगस्त 1999 का। अगला पन्ना है लुका छिपाकर जीना। यह भी हमारे जीवन की विशेषता है। लेखक क्या कहते हैं? मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुपा छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। लेखक कहते हैं कि यह मुझे पसंद नहीं है कि देखो अंदर दुख भरा हुआ है और किसी ने बेल बजाई, हम अपना दरवाज़ा खोल रहे, हंसते हुए खोलते, आइए हंसते हुए कहते, लेकिन हम तो दुख से भरे हुए हैं। तो इस तरह लुका छिपा कर जीने की जरूरत नहीं है। व्यवहार को सोच बसा कर जीना सख्त नापसंद है। यानी अब मैं दुखी हूँ, दरवाज़ा खोलते वक्त वो दुख दूर करके हंस कर दरवाज़ा खोल रही हूँ, तो यह सोच समझ कर जीना है, वो नापसंद है, एक चारित्रिक बेईमानी है, ऐसा लेकर कहते हैं, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। यानी 4 लोगों में रहना है तो ऐसा रहना ही पड़ता है, ऐसे कहते हैं। लेकिन यह गलत है। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान पाए और इसलिए असलियत छुपाने के लिए चेहरे का दुख छुपाते हैं। कभी चेहरे की खुशी छुपाकर दुख प्रदर्शित करते हैं। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि इसे छिपाना जरूरी लगे? यानी वह असलियत अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन छिपाने की जरूरत क्या है? इतनी गंदी और धूर्त क्यों है वो कि लोगों से छुपाने की जरूरत पड़े? यह पन्ना है 4 जनवरी 2001 का। अगला पन्ना देखेंगे जीवन का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यानी बुढ़ापे का अर्थ यह नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं तो
यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, क्योंकि किसी का मृत्यु कब है किसी को पता नहीं है कि किसकी मृत्यु कब है। किसी की बुढ़ापे में होगी, किसी की बचपन में होगी, किसी की यौवन में होगी। तो खास बात यह है कि जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ। यानी वह बचपना हो, यौवन हो या बुढ़ापा हो, हमने जो हमारे बीच में यह खास बात होना जरूरी है कि जो भी वर्ष बचे हैं वह हम कैसे जीते हैं, चैतन्य से जीते हैं या और उत्साह से जीते हैं, इस अपने लिए उससे क्या पता है। ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। इन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है तो सबके लिए जीना है। और देखो हम खुशी से जिंदगी बिता रहे तो हमें देखकर कई लोग खुश होते हैं। तो इस प्रकार का जीना है। इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन को अपनाने के लिए अविभाज्य पाता हूँ। यानी लेखक कहते हैं कि मैं इसके लिए अविभाज्य पाता हूँ। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं। यानी 75 का हो रहा हूँ, सबको पता है 75 का है तो 75 साल तो और आगे जीने वाला नहीं है। यानी जितना वो जिया है उससे आगे की उम्र बहुत कम है। लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। कब तक पता नहीं है कि 2 साल बाद मृत्यु है, 2 महीने बाद है या 2 दिन बाद है या 20 साल बाद है, यह मृत्यु किसी को पता नहीं है। तो हम जीना हमने बंद नहीं किया है, शुरू ही रखा है ना। तो यह एहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है और मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। यानी किस प्रकार जीना यह हमारी बात है। अपने लिए जिए या औरों के लिए जिए, कैसा जिए, खुशी से जिए या रोते रोते जिए, यह हमारे हाथ में है। यह डायरी का पन्ना 23 जनवरी 2002 की है। अब अगला पन्ना पढ़ेंगे हम, दिल्ली में रहना। वहाँ की विशेषताएं देखो। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत ही बड़ी बस सवारियों से लथपथ है। दिल्ली में रहने का मतलब कई पायदान बराबर 2 कमरे में 2 पाव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जैसे देखो हम रेल में जा रहे हैं और बहुत भीड़ है, तो कैसे हम एक पैर पर भी खड़े होकर कि कई लटकने के लिए हाथ में कुछ पकड़कर लटक के रहते हैं। तो दिल्ली के घर का वर्णन कर रहे हैं लेखक कि 2 पायदानों जैसा घर होता है। एक कमरा यानी एक पायदान और दूसरा कमरा यानी एक पायदान। एक कमरे में एक पैर रखो और दूसरे कमरे में एक पैर टिकाकर लटके रहो और उम्र भर लटके ही रहो। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। अब लेखक कहते हैं जिंदगी इसी का तो नाम है कि लटके रहो, और जब लटकना हमारे नामुमकिन हो गया है तो फिर धीरे धीरे इसी भीड़ भाड़ में गिर जाओ। तो दिल्ली के घरों जैसी हमारी जिंदगी है तो उसे ठीक से जीने की कोशिश करनी चाहिए। यह पन्ना है 12 जून 2003 का। अगला पन्ना देखेंगे, बहाने निकालना। और ये बात सत्य है कि जब हमें कुछ काम करना है, मन में नहीं है, कोई हम पर सौंप रहा है, तो हम बहुत बहाने निकालते हैं। तो हम लेखक क्या कहते देखेंगे, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। ये बात सत्य है कि जब हमें कुछ करना है मन से तो कैसे भी हो, कितनी भी मुसीबतें आए, हम टकराते हैं और उसे पूरा करते हैं। लेकिन अगर करना नहीं है
तो समय होकर भी हम बहाने निकालकर उसे टाल देते हैं। यह पन्ना है जनवरी 2006 का। अपने से बहस, और ये बात सत्य है, खुद से बहस करना आना चाहिए, खुद से लड़ना आना चाहिए। लेखक कहते हैं बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। यानी किसी बात पर देखो बहस चल रहा है तो वो लोग क्या कह रहे हैं वो सुनना चाहिए, और फिर अपने मन के साथ झगड़ना चाहिए कि ये सही या ये सही, ये सही है तो क्यों, और ये सही गलत है तो क्यों। इस प्रकार हमें झगड़ना चाहिए। इसकी तारीख तो उन्होंने नहीं दी है। अगला है चीज़ों की गुलामी। जो आजकल हम चीज़ों के गुलाम बन गए हैं, उसका सबसे पहला उदाहरण देती हूँ मैं कि रसोई घर होता है, जो हम आपकी माँ या आपकी बहन कुकर लगा देती है तो कुकर की सीटी बजती है, 1 2 3 4, माँ दौड़े दौड़े किचन में चली जाती है, क्योंकि तब वो उस गैस की और उस कुकर की गुलाम होती है। जाकर उसे तुरंत गैस का बटन बंद करना पड़ता है। अब लेखक देखेंगे क्या कहते हैं। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा। देखो लेखक ने क्या वाक्य कहा है, कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 में खरीदा। ये बात सत्य है। आजकल हम भी हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के गुलाम हैं। हम मोबाइल को हमने नहीं खरीदा, मोबाइल ने हमें खरीदा है। वो जब जी चाहे हमें उसमें बांध देता है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा और वह लिखना पढ़ना बंद कर देगा। ये बात सत्य है कि अब हम लिखना पढ़ना तो कम से कम कंप्यूटर पर करते हैं, लेकिन लिखना तो हम बिल्कुल ही बंद हो गया है हमारा। हम टाइप करना जानते हैं, जैसे मोबाइल पर टाइप करो अथवा कंप्यूटर लैपटॉप पर टाइप करो, यानी लिखना हमारा बंद हो गया है। लेखक कहता है कि एक दिन कंप्यूटर ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारा पूरा लिखना बंद और पढ़ना बंद कर दूंगा, आज़ादी दे दूंगा उससे। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है और इसीलिए मैं उसकी एकनिष्ठता से सेवा कर रहा हूँ और इसी में मेरा भविष्य निर्भर है। इसके पहले कि एक मोटर ने मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। वो कहता है कि इसके पहले मुझे एक मोटर ने भी भारी दाम में खरीदा है। उसकी सेवा में भी हूँ और उस मोटर की सेवा में भी मैं हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। और देखो अपने घर में भी दूरदर्शन होता है, गैस होता है, कुकर होता है, मिक्सर होता है, फ्रिज होता है, गाड़ी होती है, एसी होता है। उसके हम सबके हम गुलाम हैं। उनकी सेवा हम करते रहते, वो हमारी सेवा नहीं करते हैं। वो कहता है, इसीलिए लेखक कहते हैं आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करवाना उसके स्वभाव में ही है। एक तो वह गुलामी करता है या किसी से करवाता है, यह उसका स्वभाव है। सिर्फ तरीके बदले हैं, यानी गुलामी करने के या करवाने के तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं, यानी गुलामी की प्रवृत्ति नहीं बदली हुई है। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। आज एक आदमी अपने घर में रहता है और इतने सारे यंत्रों का गुलाम बन जाता है। यह बात आजकल सामने आ रही है। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। यह डायरी का पन्ना 30 सितंबर 2010 में लिखा है और दिशाओं का खुला आकाश से इससे यह लिया गया है। बच्चों, यहाँ हम मेरा खुला आकाश पाठ का सविस्तर स्पष्टीकरण पूरा हो गया है। देखो बच्चों, यहाँ हमारा पाठ का सविस्तर स्पष्टीकरण हो गया है। अब हम देखेंगे पाठ का लेखन कार्य। पाठ का लेखन कार्य, इसमें पहले शब्दार्थ है,
संकरी यानी पतली, कम चौड़ी या तंग, गोजर यानी कनखजुरा, लकड़बग्घा भेड़िए की जाति का एक पशु, और चलायमान यानी चलता हुआ, चंचल। देखेंगे स्वाध्याय जो है उसमें पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। वो प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। गली की विशेषताएं, आसमान नहीं दिखता, पेड़ नहीं है, न पेड़ लगाने की जगह है, और मकान पर मकान लदे लगते हैं। यह हो गया पहला प्रश्न। पहली कृति हो गई। दूसरी कृति पूर्ण कीजिए। गली से यह नहीं दिखता। एक, घोंसले बनाती चिड़िया और आसमान। लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहता जो चीज़ों को लुका छिपाकर आदतों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना पड़े। ऐसी जिंदगी लेखक जीना नहीं चाहता। तीसरा स्वाध्याय है, कृति है। आकृति में लिखिए कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु। बाघ, भेड़िए, तेंदुए, बिच्छू, लकड़बग्घे, सांप, गोजर। गाय, बकरी, भेड़, तितली। मनुष्य जीवन की स्थितियाँ, गुलामी करना या गुलामी करवाना, ये दो स्थितियाँ होती है मनुष्य की। लिखिए घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है, मकान ही मकान और एक गंदी और तंग गली। लेखक इनकी सेवा में लगे हैं, मोटर और कंप्यूटर। अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न दिया गया है कि जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। इसका सोदाहरण अर्थ लिखिए। कोई भी काम हम करना शुरू करें, इसका अंतिम फल इस पर ही निर्भर रहता है कि वह काम हम अपने मन के उत्साह से कर रहे हैं या वह काम हम पर किसी ने जबरदस्ती लदा हुआ है। लदे हुए काम का फल भी वैसा ही होता है और जी जान से शौक से किया काम, उसका फल हमेशा मीठा होता है। इसीलिए ही कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, यानी अगर हमारे मन में कोई काम करने की चाह हो तो कितनी भी मुसीबतें आए, हम उनसे रास्ता निकालकर उस काम को पूरा करते ही हैं। सच्चे मनोबल के आगे कोई भी बाधा, कोई भी बड़ी मुसीबत या संकट टिक नहीं सकता और काम करने वाला किसी भी परिस्थिति में उस काम को पूरा करने में सफल हो ही जाता है। यह हो गया उसका स्वमत। अब यहाँ भाषा बिंदु। बच्चों, मैंने बार बार कहा है भाषा बिंदु का मतलब व्याकरण का प्रश्न। यहाँ संधि की पढ़ाई हम करने वाले हैं। दुख प्लस लभ, दुर्लभ विसर्ग संधि। सहा, महा प्लस आत्मा, महात्मा स्वर संधि। अन प्लस आसक्त, अनासक्त स्वर संधि। अंत प्लस चेतना, अंतचेतना विसर्ग संधि। सन प्लस तोष, संतोष व्यंजन संधि। और सदा प्लस एवं, सदैव स्वर संधि। बच्चों, ठीक से उत्तर अपने पुस्तक में लिख कर रखो। यहाँ शब्द दिए हैं, विच्छेद करना है और भेद लिखना है। सज्जन, सत अधिक जन व्यंजन संधि। नमस्ते, नमः अधिक स्ते विसर्ग संधि। स्वागत, सु अधिक आगत स्वर संधि। दिग्दर्शक, दिक् अधिक दर्शक व्यंजन संधि। यद्यपि, यदि अधिक यपि स्वर संधि। दुस्साहस,
दुख प्लस साहस विसर्ग संधि। अब यहाँ दिया है कुछ शब्द दिए हैं, फिर विच्छेद और भेद लिखना है। दिग्गज, दिक अधिक गज व्यंजन संधि। सप्ताह, सप्त अधिक अह स्वर संधि। निश्चल, निश अधिक चल विसर्ग संधि। भानुदय, भानु अधिक उदय स्वर संधि। निस्संदेह, निस अधिक संदेह विसर्ग संधि। सूर्यास्त, सूर्य अधिक अस्त स्वर संधि। इसके आगे पाठों में आए संधि शब्द छांटकर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। कुछ शब्द पाठ से लिए हैं मैंने, सॉरी। शब्द है निर्जीव, संधि विच्छेद है नि प्लस जीव, निर्जीव विसर्ग संधि। उज्ज्वल, उत प्लस जल व्यंजन संधि। संभव, सम प्लस भव व्यंजन संधि। अपठित गद्यांश। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहले परिच्छेद पढ़ेंगे। हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी। हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा। मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता। मैं किसी का भी प्रत्याह नहीं करता। इस दुनिया से मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सब की करुणा मौजूद है। इसका दावा कभी नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिरकृतज्ञ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ, लेकिन यह जान लो कि तुमसे भी ज़्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं। मैं तुमसे भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ। इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है। आमदनी कुछ भी नहीं है। लंदन में एक कमरे का किराया हर सप्ताह के लिए 3 पाउंड होता है। ऊपर से अन्य कई खर्च हैं। अपनी तकलीफ़ों के लिए मैं किसी से शिकायत करूं? यह मेरा अपना कर्मफल है, मुझे ही भुगतना होगा। विवेकानंद की आत्मकथा से, विवेकानंद जी की आत्मकथा से यह परिच्छेद दिया गया है और इसके ऊपर कुछ कृति कार्य दिया है। पहली कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। कमरे का किराया, हर सप्ताह 3 पाउंड। दूसरी कृति, लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। अतीत में जिन लोगों ने मदद की है, और दूसरा, भविष्य में भी जो लोग मदद करेंगे। अगली कृति है, उत्तर लिखिए। परिच्छेद में उल्लेखित देश, इस परिच्छेद में आए हुए देश इंग्लैंड। हर किसी को करना होगा अपना कर्तव्य। लेखक की तकलीफ़ें, आमदनी कुछ नहीं है और खर्च कई है। हर किसी को करनी होगी आत्मरक्षा। अगली कृति देखेंगे। निर्देशानुसार कीजिए। निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपर्युक्त परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए। स्वयं की रक्षा करना, आत्मरक्षा। दूसरों के उपकारों को मानने वाला, कृतज्ञ। अब अगली कृति, लिंग पहचान कर लिखिए। जेब स्त्रीलिंग, साहित्य पुल्लिंग, दावा पुल्लिंग, सेवा स्त्रीलिंग। कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए। इसके बारे में उत्तर लिख रही हूँ मैं, ध्यान से पढ़िए और फिर लिख कर रखिए। कृतज्ञता का अर्थ है सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ होना। कृतज्ञता हमारे सद्गुणों के विकास की आधारशिला है। कृतज्ञता का भाव जागृत रखने से हम सच्चरित्र बन सकते हैं। कृतज्ञता को जागृत रखने से परोपकार के साथ
इंसानियत के मार्ग पर हम चलते रहेंगे। इंसानियत गुण ऐसा है जो मानव के बीच का नाता रिश्ता गहराई से बांध देता है। तो कृतज्ञता का महत्व है। इसी वजह से ही किसी के कार्य हमारे लिए फायदेमंद हो, हमें सुख की अनुभूति देने वाले हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके प्रति आभार व्यक्त करें और उनके इस कारण हमारा और हमारे आसपास के लोगों का जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। इस बारे में अपने मन में कृतज्ञता की भावना जागृत रखें। अगर कृतज्ञता की भावना हमारे मन में है तो हम भी दूसरों के साथ व्यवहार करते वक्त हमेशा उनके फायदे की और उनके खुशी के बारे में सोचते रहेंगे और व्यवहार करते रहेंगे। देखो बच्चों, यहाँ मैंने इस पाठ का पूरा स्वाध्याय, अपठित गद्यांश, भाषा, बिंदु और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर, स्वमत का उत्तर, सब कुछ आपको तैयार करके दिया है। आपकी पढ़ाई बहुत ही आसान कर दिया मैंने। तो बच्चों, जल्द ही फिर दोबारा इस वीडियो को सुनो और अच्छे से लेखन कार्य पूर्ण करो और अपनी पढ़ाई आसान कर दो। आज यहाँ मेरा यह पाठ समाप्त होता है। अगला पाठ लेकर मैं जल्दी आऊँगी। अगली कविता है हमारी गज़ल लेकर वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार करना। धन्यवाद बच्चों।